हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान लाइट। इस चैनल पे हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी हम लोग करेंगे। चैप्टर वाइज हो गई है। आज हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे और उसमें उसके लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। और हाँ, ध्यान रखिए, ये जो हम लोगों का इंग्लिश पेडागोजी है वो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। तो इस लॉकडाउन में आप मेरे साथ इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, इसमें जो टॉपिक है पहला ये हमें पढ़ना है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो टॉपिक है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है टू एक्सप्रेस आइडियाज़। लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा मीडियम है, यानी एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। अपने थाट्स, जो हमारा सोच है उसको हम लोग बताते हैं और अपना जो मैसेज है वो हम लोग देते हैं। कोई भी मैसेज हो, कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग, ये सारे चीज़ों को बताने का जो ज़रिया है वो कहलाता है लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज के ज़रिया हम लोग, लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी में भाषा, यानी भाषा के ज़रिया हम लोग अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, थाट्स और मैसेज को हम लोग बयान करते हैं, इनको हम लोग जाहिर करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो सबसे बेसिक यूनिट यानी सबसे छोटा यूनिट लैंग्वेज का होता है सिंबल। ठीक है, सिंबल होता है, उसके बाद वो जाता है अल्फ़ाबेट, यानी सिंबल्स को मिलाकर बनता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को मिलाकर बनता है वर्ड्स और वर्ड्स को मिलाकर बनता है सेंटेंस। सबसे पहले आता है सिंबल्स, जैसे कोई भी सिंबल हो सकता है, बी, सी, डी, ये सब क्या कहलाता है, सिंबल्स। अब ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं सबको मिलाकर हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट, यानी ए से लेकर जेड तक ये सारी चीज़ें जो है अल्फ़ाबेट कहलाती हैं। अब अगर कुछ अल्फ़ाबेट को हम लोग जोड़कर वर्ड्स बना सकते हैं और कई वर्ड्स को मिलाकर हम लोग क्या बना सकते हैं, सेंटेंस। तो ये आप लोग समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मोनोलिंगुअल। पहला जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल का मतलब जो एक लैंग्वेज बोल सकता है, जो एक लैंग्वेज बोल सकता है उसे कहते हैं मोनोलिंगुअल। बाइलिंगुअल, जो दो लैंग्वेज बोल सकता है उसे कहते हैं बाइलिंगुअल। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो कई लैंग्वेज बोल सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा फॉर फन, यानी अपनी खुशी के लिए अगर वो कई लैंग्वेज सीखता है तो उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। और मल्टीलिंगुअल भी है, वो भी कई लैंग्वेज बोल सकता है, लेकिन वो फ़न के लिए नहीं बल्कि एक्सटर्नल नीड की वजह से, उसको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ रही है जिसकी वजह से उसको कई लैंग्वेज बोलना पड़ रहा है, तो ये उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअल। ये फ़र्क जो है आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पॉलीग्लॉट जो है वो फ़न के लिए यानी अपनी खुशी के लिए सीखता है और मल्टीलिंगुअल जो है वो खुशी के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के लिए सीखता है, उसे हम लोग कहते हैं मल्टीलिंगुअल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हाउ टू एक्वायर लैंग्वेज। हम लोग लैंग्वेज सीखते कैसे हैं? लैंग्वेज तो हमें पता चल गया कि लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग लैंग्वेज सीखते कैसे? इसके दो रास्ते हैं, 2 वेज हैं, दो रास्ते हैं। पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन, दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग मदर लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। लर्निंग मदर लैंग्वेज, यानी जो मदर लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, हम लोग वो जो है
वो दूसरे को ऑब्ज़र्व करके, दूसरे को देख के जब मदर लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं वो कहलाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे वो एक लैंग्वेज डेवलप करता है, जो भी उसकी मदर लैंग्वेज होगी, तो वो कैसे वो एक्वायर कर लेता है, कैसे सीख लेता है। वो जस्ट दूसरे को ऑब्ज़र्व करके, दूसरे को देख के सीखता है। उसे कोई भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, वो लैंग्वेज स्कूल में नहीं पढ़ता, बल्कि वो पहले से ही सीख लेता है वो लैंग्वेज दूसरे को ऑब्ज़र्व करके। तो उसे हम लोग कहते हैं, वो तरीका कहलाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है, कुदरत की तरफ से होता है, खुद ही हो जाता है। नो ग्रामर, इसमें किसी भी ग्रामर रूल्स की ज़रूरत नहीं होती। सब कॉन्शियस प्रोसेस है। सब कॉन्शियस प्रोसेस, ये टर्म आप लोग याद रखिएगा। सब कॉन्शियस प्रोसेस का मतलब होता है जो चीज़ चलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता और वो काम पूरा हो जाता है। हमारे माइंड में हम लोग, बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो एक लैंग्वेज सीख रहा है और कब वो एक लैंग्वेज सीख लेता है, ये बात उसको पता नहीं चलती और वो लैंग्वेज सीख चुका होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद चलता रहता है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इनफॉर्मल सिचुएशन, यहाँ पे कोई भी फॉर्मल एजुकेशन उसको नहीं दी जाती। फॉर्मल यानी स्कूल में, क्लास में इसको ये चीज़ जो है मदर लैंग्वेज सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही इनफॉर्मल सिचुएशन में, यानी घर पे, पड़ोस से या कहीं भी सोसाइटी में वो खुद ही सीख लेता है। ऑल्सो कॉल्ड नेटिव लैंग्वेज, जो मदर लैंग्वेज होती है उसको हम लोग नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं और नेचुरल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। समझ में आ गया गाइस? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है लैंग्वेज लर्निंग का। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग यानी पहला था लैंग्वेज एक्विजिशन और दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन में हम लोग मदर टंग सीखते हैं और लैंग्वेज लर्निंग में हम लोग सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। सेकंड लैंग्वेज यानी कुछ भी हो सकता है, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, या कुछ भी हो सकता है। जो लैंग्वेज हमें स्कूल में सिखाया जाता है, जो लैंग्वेज हम लोग का मदर टंग नहीं होता, बाद में हम लोग एफ़र्ट लगाकर कोशिश करके जो लैंग्वेज सीखते हैं उसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग का तरीका। इसमें क्या होता है? इसमें यूज़ ऑफ ग्रामर, ग्रामर का यूज़ आपको सीखना पड़ता है। कॉन्शियस प्रोसेस है। कॉन्शियस प्रोसेस मतलब कि ये चीज़ हमारे दिमाग में पता होती है कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये हो गया कॉन्शियस प्रोसेस। फॉर्मल सिचुएशन, फॉर्मल सिचुएशंस में मतलब आपको स्कूल में सिखाया जाता है, आपको तरह तरह के टास्क दिए जाते हैं, तब जाकर आप एक लैंग्वेज को सीख पाते हैं। ये जो सेकंड लैंग्वेज है उसको हम लोग कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज हमें सिखाना है वो कहलाता है टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है। तो ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोनोलॉजी। अब देखिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, उसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीटेट में इससे रिलेटेड कई सवाल आते हैं। तो अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दें मेरे वीडियो को, और हम लोग जो है लास्ट तक इसमें बने रहेंगे। अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे ताकि सीटेट जो है बिल्कुल आसानी से हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए और हम लोग नए नए वीडियोस जो है वो लाते रहेंगे। तो अब हम लोग देखें ये फोनोलॉजी। फोनोलॉजी देख लेते हैं। स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग्स। फोनोलॉजी किसे कहते हैं? जब हम साउंड पैटर्न को के बारे में स्टडी करते हैं और उसके मीनिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फोनोलॉजी। यानी साउंड और उसके मीनिंग के बारे में स्टडी करना। कोई भी साउंड हो सकता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे साउंड हैं, बी का साउंड है, डी का साउंड है, ई का साउंड, एफ का साउंड। तो जो भी साउंड के बारे में जितनी भी स्टडी होती है और उसके मीनिंग के बारे में, जैसे अब बहुत सारे साउंड मिलाकर एक वर्ड भी बनता है, तो वो सारा जो है ये उसका मीनिंग और साउंड पैटर्न, सारा चीज़ जो भी हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम लोग कहते हैं फोनोलॉजी। अब देखिए फोनीम क्या है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो सीटेट में आया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, साउंड की सबसे छोटी यूनिट है।
यानी सबसे छोटा साउंड, यानी जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका जो सबसे एक छोटा सा आवाज़ जो निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं फोनीम। जैसे अगर हम लोग लिखे कोई वर्ड बेड, तो उसमें बा का साउंड निकल रहा है, ई के साउंड निकल रहा है और ड का साउंड निकल रहा है। तो जो छोटा से छोटा जो साउंड निकलता है उसको हम लोग कहते हैं फोनीम। सबसे छोटा यूनिट है साउंड का, याद रखिएगा, ये वर्ड का नहीं है, ये साउंड का यूनिट है। जैसे एग्जांपल में बी, डी, ये सब क्या है, इसको हम लोग कहेंगे फोनीम। कुल टोटल 44 फोनीम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। 44 फोनीम्स, याद रखिएगा गाइस, 44 फोनीम्स इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें 20 वोवेल्स है और 24 कॉन्सोनेंट है। वोवेल्स ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन हम लोग को वो नहीं देखना है, हम लोग को साउंड के बेसिस पे वोवेल्स को बताना है। जो 20 होते हैं साउंड के बेसिस पर और 24 होते हैं साउंड के बेसिस पर कॉन्सोनेंट्स। ये हमें पता चल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड स्टार्ट्स स्पीकिंग विथ फोनीम्स। बच्चा जो है वो जब पहली बार जब बात करता है, पहला जब आवाज़ निकालता है, तो वो किससे स्टार्ट करता है, वो फोनीम से स्टार्ट करता है। यानी सबसे पहले वो ब, ड, स, क, ये सारी जो आवाज़ निकालता है तो वो क्या कहलाती है, फोनीम्स। ओके। अब देखिए दूसरा है मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ मीनिंग। अब पहले बच्चा फोनीम बोलता है, उसके बाद आता है मॉर्फीम, यानी पहले आवाज़ निकाला फिर कोई वर्ड निकालता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ मीनिंग, जो भी जैसे कोई भी वर्ड जिसका एक मीनिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं मॉर्फीम। एक वर्ड में 2 यूनिट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ईट, ये तो एक सिंगल यूनिट, एक बार में हम लोग एक बार में ये वर्ड निकाल पा रहे हैं, इसकी आवाज़ ईट, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। कैट, ये मीनिंगफुल वर्ड है। अब वह यहाँ पे 2 यूनिट आपको देखिए मिल रहा है, एक वर्क अर, 2 यूनिट आपको इसमें मिल रहा है, वर्क और क्या है, अर, ई आर। तो वर्क का भी एक मीनिंग है, तो ये एक मॉर्फीम हो गया, क्योंकि वर्क को हम लोग, वर्कर को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 हिस्सों में, वर्क और ई आर, अर। तो वर्कर जो है वर्क का एक मॉर्फीम है। तो एक छोटा से छोटा यूनिट वर्ड का जिसका एक मीनिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं मॉर्फीम। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेमेंटिक। सेमेंटिक को हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। अब जो मीनिंग की स्टडी होती है किसी भी लैंग्वेज में, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस बारे में जब पढ़ा जाता है, इस बारे में जब स्टडी की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेमेंटिक, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये एक बहुत ही अच्छी पोएम का लाइन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि मुझे माइल्स चलना है, मतलब मीलों सफ़र तय करना है, बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले। अब यहाँ पर हम देखें तो स्लीप का मीनिंग तो सोना है, लेकिन अगर जो स्टूडेंट होते हैं सेमेंटिक के, वो क्या करते हैं, वो जो है वर्ड का कोई और मीनिंग भी है कि नहीं, ये चीज़ जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे स्लीप का मतलब सोना भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्लीप का मतलब मरना भी हो सकता है। तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसी स्टडी जिसमें लैंग्वेज के मीनिंग के ऊपर स्टडी की जाती है, कि जो उसका एक बाहरी मीनिंग जो है वो, और एक उसका अंदरूनी मीनिंग जो है वो, उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये ऐसी स्टडी जिसमें मीनिंग के बारे में रिसर्च की जाती है, उसमें उसे हम लोग कहते हैं सिमेंटिक। समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंटैक्स पर। सिंटैक्स क्या है, रूल्स फॉर यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, पंक्चुएशन टू फॉर्म अ सेंटेंस। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वर्ब कहाँ पे रहेगा, सब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, कौन सा वर्ड कहाँ पे रहेगा, वो ये इस बारे में जो स्टडी की जाती है उसे हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले रखते हैं हम लोग सब्जेक्ट को, उसके बाद रखते हैं वर्ब को, उसके बाद रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये जो स्ट्रक्चर है
कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, वर्ब कहाँ रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसे हम लोग कहते हैं सिंटेक्स। इसके जो रूल्स और रेगुलेशन हैं, वर्ड्स जो भी सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर जो पढ़ाई की जाती है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ा जाता है उसे हम लोग कहते हैं सिंटेक्स। और ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से जुड़ा जाता है। सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, सेंटेंस में क्या वर्ड कहाँ लगाना चाहिए, पंक्चुएशन कहाँ लगाना चाहिए, कौन सा फ्रेज कहाँ लगेगा, इस बारे में जो स्टडी की जाती है उसे हम लोग कहते हैं सिंटेक्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इस टर्म को पढ़ लेते हैं। एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एंड इट्स मीनिंग। एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी भी वर्ड का ओरिजिन कहाँ पे है, मतलब वो वर्ड, कोई भी वर्ड और उसका मीनिंग वो कहाँ से आया, उसकी पैदाइश कहाँ से हुई, उस चीज़ के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहलाता है एटिमोलॉजी। यानी कोई भी वर्ड हो, जैसे कैट, तो कैट वर्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से पैदा हुआ, कैसे हम लोग कैट को कैट ही क्यों बोल रहे हैं। तो ये सारा जो बातें हैं वो जिसमें स्टडी की जाती है उसे हम लोग कहते हैं एटिमोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ये चैप्टर देख लीजिए, ये ख़त्म हो चुका है चैप्टर, हम लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम लोग बढ़े हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसका आप लोग देखें, हम लोग कर लेते हैं इसको जल्दी से। देयर आर 44 साउंड्स, 44 साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 44 साउंड है। मैंने जैसे बताया 44 साउंड का मतलब क्या हुआ, साउंड का मतलब है, मैंने अभी बताया था, बताइए। फोनीम्स। ओके, फोनीम्स मैंने बताया कि 44 फोनीम्स होते हैं इंग्लिश में, जिसमें वोवेल जो होता है वो कितना होता है और कॉन्सोनेंट कितना होता है, ये जवाब देना है। तो ये देखिए, पहला जवाब जो है हम लोग को मिल गया है 20। मैंने कहा था वोवेल होता है 24, कॉन्सोनेंट होता है, दोनों मिला के कितने हो गए 44। 44 साउंड्स का मतलब है हमारा फोनीम। ओके, फोनीम। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। स्टडी ऑफ वर्ड्स, जब हम वर्ड्स और उसके मीनिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मैंने बताया था कि जब मीनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा, सिमेंटिक्स, ये होगा हमारा आंसर। लिंग्विस्टिक जो है वो जुड़ा हुआ है लैंग्वेज से, फोनेटिक्स जो है वो साउंड से जुड़ा हुआ है, और सिंटेक्स मैंने बताया सिंटेक्स जो है वो स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसका जवाब है सिमेंटिक्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ पेडागोजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की ओरिजिन कहाँ से आई है, इस बारे में जो स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं एटिमोलॉजी। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आए हैं सीटेट में, और ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 लाऊंगी, इंग्लिश पेडागोजी की। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, और अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।